स्वागत है आप सभी का स्पेस आइस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों की जो बीपीएससी वाली श्रृंखला है उसके अंतर्गत आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो भाषा विज्ञान को देखेंगे। भाषा विज्ञान जो बीपीएससी की सीरीज है, ये बीपीएससी के लिए भाषा विज्ञान विशेष करके जो प्रश्न इससे बनते हैं वो इसकी अपभ्रंश भाषा, अवहट भाषा और पुरानी हिंदी, और उसके बाद फिर जो ये आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली, उसका मानकीकरण, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा आदि के संदर्भ में पूछा जाता है। लेकिन जो भाषा वाला जो सेगमेंट है, जो खंड है, अगर देखा जाए तो भाषा विज्ञान जो है किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, चाहे वो अपभ्रंश का प्रश्न आप हल करें, चाहे वो अवहट का करें, या कोई और प्रश्न भाषा वाले खंड से उठाएं, तो उसके लिए सबसे पहले देखिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। यदि जब तक वो सूत्र आपको नहीं कंठस्थ होंगे और आपके माइंड में वो सारी चीजें नहीं होंगी, तो आपको भाषा विज्ञान वाले सेगमेंट के किसी भी प्रश्न को हल करने में कठिनाई भी महसूस होगी और आपको भारीपन लगेगा कि ये प्रश्न, आपको लगेगा कि ये बड़ा कठिन सा प्रश्न है, जबकि ये बहुत ही सरल चीजें हैं। इसका एक सीक्वेंस है और 10-12 बड़ी बड़ी जो इसकी मोटी मोटी बातें हैं, जब आप उनको अपने माइंड में व्यवस्थित कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से इन सारी चीजों को आप समझ लेंगे। तो इससे पहले वाले में हमने जो देखा था अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश वाले जो क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग हमने की थी और इसकी विषय वस्तु को जाना था, इसमें क्या क्या चीजें थी, कैसे थी। तो उससे पहले हमें क्या चाहिए कि भाषा विज्ञान वाला जो ये भाषा विज्ञान के संदर्भ में कुछ चीजों की जानकारी हम लें। तो जो भाषा विज्ञान की संकल्पनाएं हैं, इससे पहले भी मैंने थोड़ी उसकी पहले वाले भी क्लास में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जो भाषा विज्ञान वाला सेगमेंट है, जो भाषा विज्ञान वाला खंड है, इसके प्रश्नों को हल करने के लिए, उसे आसान बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है इसके बारे में कुछ बातों की जानकारी होना। देखिए जो भाषा विज्ञान है, अब प्रश्न चाहे आप यूपीएससी का करें, चाहे बीपीएससी का करें, चाहे आप बीपीएससी का करें या यूपीपीएससी आदि किसी भी ऐसी परीक्षा में आप बैठे जहां भाषा विज्ञान हिंदी साहित्य के रूप में अगर कोई खंड प्रश्न बनता है किसी खंड से, तो वो सभी चीजों के लिए इसका जो बेसिक एस्पेक्ट है वो सभी चीजों में, सारी परीक्षाओं में एक ही दृष्टि से है, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। और जो भाषा विज्ञान वाला आपका सेगमेंट है, जो भाषा विज्ञान वाला खंड है, ये एकदम निश्चित है कि यदि से प्रश्न आता है तो उसमें कहीं कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं रहती है। हाँ, यदि निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी में या अन्य किसी परीक्षा में, कई बार प्रश्न जो है एक तो सीधे पूछा जाता है कि अपभ्रंश की विशेषता बताइए, या अन्य किसी भी भाषा की विशेषता आपसे पूछ सकता है, उसका परिचय पूछ सकता है, या उसमें भेद पूछ सकता है। इसके साथ साथ एक प्रश्न और है जो नई प्रकृति का है और उसमें आपको मूल रूप से थोड़ा अपने प्रेजेंटेशन में फर्क रखना चाहिए, और वो है निबंध। निबंध का प्रश्न, यदि भाषा वाले खंड से कोई प्रश्न आपका निबंध पे बन जाता है कि निबंधात्मक कोई प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा पर निबंध लिखिए, तो देखिए निबंध का प्रस्तुतिकरण और सामान्य उत्तर का प्रस्तुतिकरण में भिन्नता है, ये उससे भिन्न है। हालांकि जो इसके तथ्य हैं वो दोनों ही प्रश्नों में समान है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो तथ्यों का वर्णन दोनों का ही समान रूप से करेंगे। जो व्याकरणिक विशेषताएं हमने अपभ्रंश में की थी वही व्याकरणिक विशेषताएं हम निबंध के संदर्भ में भी देंगे, और जो शाब्दिक विशेषताएं या जो ध्वनिगत विशेषताएं हमने वहां वाले अपभ्रंश वाले इस चैप्टर में दी थी वो यहाँ भी देंगे। लेकिन प्रेजेंटेशन का फर्क होगा और ओरिएंटेशन के फर्क से ही देखिए सारी चीजें बनती है। आप सामान्य अध्ययन में आपने निबंध वालों को निबंध आपने पढ़े होंगे, जो निबंध का एक अलग से पेपर ही आता है मुख्य परीक्षा में। तो जो निबंध का प्रस्तुतिकरण है वो अपने जो भी तथ्य आपके सामने हैं उसका एक इस प्रकार प्रस्तुतिकरण होना चाहिए जो आपके सामने, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है एग्जामिनर, उसे आप ये मानकर वो सारे तथ्यों का प्रस्तुतिकरण और विषय वस्तु पर इस प्रकार का ज्ञान प्रस्तुत करें कि सहज और सरल तरीके से वो उसमें उसकी तारतम्यता ना टूटे, उसका क्रम ना टूटे, और वो इतना सरल और सारगर्भित हो, अपनी प्रासंगिकता को स्पष्ट करता हुआ हो। वही चीज यहाँ भी है। जब कभी आप हिंदी साहित्य में उत्तर
निबंध के रूप में लिखें तो आपकी जो कंटेंट है, जो आपके तथ्य हैं, उन तथ्यों का प्रस्तुतिकरण इस प्रकार की पृष्ठभूमि से उठा करके आप प्रस्तुत करें और विकास अपने उत्तर का इस प्रकार लाएं, विकास करते हुए उसका, कि जैसे पहले आपने पृष्ठभूमि को लिखा, ठीक है, फिर आपने उसके बीच वाले कंटेंट को विकसित किया। इसका जो आप आंसर का विकास बताएंगे कि किस प्रकार, जैसे मान लीजिए अपभ्रंश का ही आप प्रश्न ले लें तो अपभ्रंश में बताएंगे कि किस प्रकार से अपभ्रंश कहाँ से है, किस प्रकार से ये पाली प्राकृत से जन्म होकर के इसका हुआ और इसका कालखंड क्या है। फिर आप इसके भेद बता देंगे कि किस किस प्रकार से किस किस विचारकों ने, साहित्यकारों ने इसके संदर्भ में क्या क्या कहा है, कौन कौन से क्षेत्रों में इसके कौन कौन से नाम है और किस प्रकार ये पाली प्राकृत अपभ्रंश से अपभ्रंश तक पहुंची। तो जब आप इसका प्रस्तुतिकरण करें तो निबंध को लेख के प्रकार से न लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी आप लोगों में से क्या करते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं कि हिंदी साहित्य की बात चल रही है, मैं स्पेशली हिंदी साहित्य के बारे में बात कर रही हूँ, कि विद्यार्थियों का क्या देखने में आता है कि जब वो निबंध का भी प्रश्न सॉल्व करते हैं तो लेख के तरीके से हिंदी के अपभ्रंश का हो, चाहे अवहट का हो, चाहे पुरानी हिंदी हो या मानकीकरण के संदर्भ में कोई जब निबंधात्मक प्रश्न आता है, प्रश्न की मात्रा मांग ये होती है कि आप अपभ्रंश पर निबंध लिखिए, तो सामान्यतः विद्यार्थी अपने उत्तर में निबंध न लिख करके उस पर एक लेख लिख देते हैं, एक लेख के तरीके से उसको प्रस्तुत कर देते हैं। यानी कि जो उनके पास तथ्य हैं या जो भी जानकारी उनके पास है अपने स्तर पे, उस सारी जानकारी को वो इस प्रकार से एक एक करके लिखते चलते हैं कि पता ही ना चले एग्जामिनर को कि आपने आर्टिकल कोई लिखा है, लेख कोई लिखा है या आपने निबंध लिखा है। तो निबंध की मूल विषय वस्तु संवेदना यही है कि जो भी आप तथ्य प्रस्तुत करें उसको इस प्रकार से रखें कि उसमें एक आपका अपना व्यक्तित्व भी दिखाई दे, आपकी अपनी विचारात्मक शैली भी दिखाई दे, कि जो आप उत्तर दे रहे हैं, जो आप तथ्यों का समावेश अपने उत्तर में कर रहे हैं, उन तथ्यों को इस प्रकार, इस भाषा और इस लयबद्धता के साथ उसको प्रस्तुत करें कि वह आपकी अपनी और मतलब ओरिजिनलिटी उसमें झलकनी चाहिए, आपका अपना व्यक्तित्व भी दिखाई दे, आपकी अपनी समझ भी हो कि अन्य विचारकों ने किस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया, भाषा कैसे विकसित होकर के आई, किन किन क्षेत्रों का उस पर प्रभाव रहा, बाहरी जातियों का उस पर प्रकाश प्रभाव पड़ा और आपका इसमें क्या मानना है, आपको इस पर कैसा लगता है। अंत में आप जब कंक्लूजन दें तो वही दें जो साहित्यकारों ने कहा है इसके संदर्भ में। तो देखिए बात चली थी भाषा विज्ञान की और चूंकि इसमें प्रश्न जो है वो निबंधात्मक भी आता है। भाषा विज्ञान को जब हम सॉल्व करेंगे तो बीपीएससी की अभी परीक्षाओं में आप देखेंगे लास्ट ईयर्स में इसमें निबंधात्मक प्रश्न भी आए हैं। तो भाषा विज्ञान की सीधे प्रश्न न पूछ करके कि आप इसकी विशेषताएं, परिचय, भेद आदि बताइए, के अलावा इससे जो प्रश्न है वो निबंधात्मक भी पूछता है कि भाषा पर कोई भी खंड भाषा का हो सकता है पर निबंध पूछे गए हैं। तो जब हम कभी निबंध की चर्चा करेंगे तो जो सारी चीजें भाषा विज्ञान के संदर्भ में आज हम डिस्कस करेंगे, इन सबको आप अपने माइंड में रखेंगे और इन पर बेस बना करके ही आप सारे भाषा खंडों को हल करेंगे, चाहे वो भाषा का खंड आपका अपभ्रंश का हो। पाली प्राकृत चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, ये और राज्य की जो सेवाएं हैं उनमें परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन चूंकि बीपीएससी का संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीपीएससी में पाली प्राकृत नहीं है। बीपीएससी में मात्र अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली, अवधि और ब्रज आदि के संदर्भ में सिलेबस में दिया गया है। तो आप अपने जब भी कोई आंसर की फॉर्मेटिंग करें भाषा विज्ञान से संदर्भित भाषा वाले खंड से, तो जो भी मूल विषय यहाँ पे अभी डिस्कस किया जाएगा उसको भी आप फ्रेमिंग में रखें और निबंधात्मक प्रश्नों को हल करते हुए इतना अंतर बना के रखें कि आपका लेख और निबंध में अंतर साफ साफ नजर आ जाए। लेख की प्रवृत्ति से बचें। तो देखिए हम बात कर रहे थे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में दो चीजें हैं, एक है भाषा और दूसरा है विज्ञान। पहली चीज है भाषा और दूसरी चीज है विज्ञान। देखिए विज्ञान क्या है? किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान, किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध ज्ञान है वो तो होता है विज्ञान। आपने क्लास 5th से लेकर के 6th 7th में ये परिभाषा का डेफिनेशन खूब अच्छे से पढ़ी होगी कि जो साइंस है, विज्ञान जो है वो किसी भी वस्तु का जो क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित जो ज्ञान है वही विज्ञान है। और भाषा के संदर्भ में आप देखिए तो भाषा के साथ विज्ञान क्यों लगा है, इस शब्द की अपनी महत्ता क्या है? आखिर
भाषा के साथ विज्ञान जोड़ने का महत्व क्या है? देखिए, इसी शब्द से भाषा वाले पोर्शन को अपनी महत्ता सिद्ध हो जाती है कि भाषा का मतलब होता है कोई भी भाषा अचानक से ना ही तो उत्पन्न होती है और ना ही विकसित हो जाती है। भाषा की भी विज्ञान के तरीके से अपनी एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया एकदम व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है। तो उसी प्रकार भाषा भी जो है ये क्या है? ये एक सुदीर्घ प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसके अपने चरण हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। और संस्कृत भाषा जो हमारी मूल भाषा है, हालांकि साहित्यकारों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें बताई हैं कि इसमें फ्रांसीसियों का योगदान, द्रविड़ का, यूरोपियंस का, लेकिन इसकी अगर आप मूल में देखें, जो संस्कृत भाषा है, जो संस्कृत है, वो हिंदी का रूप चाहे जो भी हो। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो जो पुरानी हिंदी है या अवहट है या अपभ्रंश है या प्राकृत है, पाली है, ये सारी चीजों का जो मूल है वो एकमात्र संस्कृत है। और इस संस्कृत से जो प्राप्त हमारे साहित्यिक और धार्मिक और वैदिक स्रोत हैं, चाहे वो वैदिक स्रोत में हमारे चारों वेद हों, पुराण हो, उपनिषद हो, या लौकिक रूप से देखें तो रामायण हो, महाभारत हो, ये सारे हमारे इसके स्रोत हैं जिनके आधार पर हम लोग इसका स्टडी होती है। तो चूंकि आपके विषय के अंतर्गत इसी तरीके की प्रक्रिया है, तो आप इसी संदर्भ में रहें कि जो भाषा विज्ञान है, विज्ञान किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। और भाषा चूंकि यह भी एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया है, एक लंबी सामाजिक प्रक्रिया से गुजर के आई है, सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक मतलब, भाषा का मतलब ही होता है कि जो शब्दों के से वाक्य बनते हैं वो समाज में, यानी कि एक अवयव से दूसरे अवयव तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, या एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जब पहुंचते हैं, तो शब्द जो वाक्य के रूप में है वही संचार की अभिव्यक्ति या माध्यम बनते हैं। तो उसके आधार पर ही इसको सामाजिक रूप यहाँ दिया जाता है। तो भाषा क्या है? चूंकि समाज के अंतर्गत इसका उपयोग होता है, तो सामाजिक सुदीर्घ लंबी प्रक्रिया है। भाषा क्या है? सामाजिक सुदीर्घ एक लंबी प्रक्रिया है जिसको भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। तो भाषा विज्ञान अपने आप में जो विज्ञान है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान, किसी भी वस्तु का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। उसी प्रकार भाषा विज्ञान, भाषा क्या है? एक सुदीर्घ अथवा लंबी सामाजिक प्रक्रिया है जिसके भिन्न भिन्न चरण हैं, जिसके भिन्न भिन्न चरण है। इतनी बात पहले भाषा विज्ञान में आप समझिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। अब दूसरी बात देखिए इसकी आती है भाषा विज्ञान के अंतर्गत। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी भाषा विज्ञान वाली, तो मुझे लगता है कि भाषा विज्ञान आपके लिए एकदम सहज और सरल होगा। जैसा कि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि हिंदी साहित्य के संदर्भ में आपको सहजता से ही सरलता की तरफ बढ़ना है। आप सहज हो जाएं विषय के साथ, और भाषा वाला खंड जब आप हल करें या भाषा वाले खंड को जब आप पढ़ें, उसके आंसर की फॉर्मेटिंग आप करें, तो उसमें एकदम सहजता अनुभव करें। इसमें कठिनाई जैसा कुछ भी नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत सरल और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बशर्ते आप इसकी जो बेसिक सी 15-20 इसकी बातें हैं मोटी मोटी, सिर्फ आपको उसी पर ध्यान रखना है और सारे प्रश्नों को हल कर देना है। वो प्रश्न चाहे किसी भी तरीके के आ जाए, क्योंकि आपको अपनी मुख्य परीक्षा में बहुत ज्यादा किसी भी चीज का को लेकर के सिर पे बैठने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी और आप उसको आसानी से कर लेंगे। तो देखिए मेन चीज इसकी क्या है, भाषा विज्ञान। देखिए भाषा विज्ञान में अपने कुछ सिद्धांत हैं, इसीलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। अगर ये सिद्धांत इसमें ना हो, अगर इन सिद्धांतों का समावेश इसमें ना हो, तो विज्ञान की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब चूंकि लेकिन ये क्रमबद्ध ज्ञान है, स्टेप बाय स्टेप, तो वो कुछ स्टेप इसके निश्चित हैं। अब जो वो उसके स्टेप निश्चित हैं, जिन चरणों से गुजर करके भाषा आई है, उन चरणों को हमें अपने मस्तिष्क में जरूर विराजमान करके रखना चाहिए। जब हमारे मस्तिष्क में वो चरण बैठे रहेंगे और निश्चित रहेंगे, तो कहीं भी हमसे इस प्रश्न को हल करने में गलती नहीं होगी। अब वो जो सिद्धांत है, इसके जो मूलभूत सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को देखे थे कि जो भाषा के स्तर पे हम देखते हैं,
तो इसमें दो चीजों का वर्णन हम करते हैं भाषा के स्तर पे। पहला जो स्तर है इसका वो है ध्वनि, और दूसरा है शब्द, और फिर है वाक्य, और फिर है अर्थ। तो भाषा विज्ञान में भाषा के अंतर्गत इसके चार मुख्य तत्व हैं या आधार हैं, यूं कहिए। वे क्या है? पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, और तीसरा है वाक्य, और चौथा है अर्थ। वाक्य को व्याकरण के अंतर्गत हम देखेंगे। तो ध्वनि क्या है? देखिए, जो सृष्टि में नाद है, जो सृष्टि का नाद है, ध्वनि जो है वो और कुछ नहीं, स्वर और व्यंजन, इन दो चीजों का समावेश ही नाद कहिए या ध्वनि कहिए। जो ध्वनि है वो इन दो चीजों का ही समावेश है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जब भी आप भाषा विज्ञान के संदर्भ में कोई चीज पढ़ें या लिखें तो दो चार चीजों को आप अपने माइंड में रखें कि जो भाषा है वो विज्ञान के तरीके से क्रमबद्ध स्टेप बाय स्टेप इसका स्टडी होना है, उसी को करना है। और दूसरा, जो भाषा है उसके जो अपने तत्व हैं, जो उसके अपने एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के बेस पर ही भाषा विज्ञान को समझने का प्रयास करना है। तो जो भाषा विज्ञान है इसमें भाषा के अंतर्गत चार ही इसके महत्वपूर्ण कारक कहिए, अवयव कहिए, तत्व कहिए या एलिमेंट है। भाषा के मुख्य चार एलिमेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरे हैं वाक्य या व्याकरण, और चौथा है अर्थ। ठीक है, क्लियर? अब ये जो चार तत्व हैं या चार कारक जो भाषा विज्ञान के ये वाले हैं, ध्वनि, तो ध्वनि वाले से ही जो ध्वनि है इसमें क्या क्या है? स्वर है और व्यंजन है। अब ये स्वर क्या है? स्वरों के अंतर्गत देखिए दो प्रकार से स्वरों को भी विभाजित करके, सहूलियत के लिए दो तरीके से इसको भी विभाजित करके साहित्य की दृष्टि से इसको देखा जाता है। पहला होता है इसका ह्रस्व स्वर और दीर्घ, या इसको लघु भी कहते हैं। इसके अंतर्गत री भी इसमें अंतर्गत संयुक्त व्यंजन के रूप में आता है। तो ये जो ह्रस्व स्वर हैं और जो दीर्घ स्वर हैं, ये दोनों यही स्वरों के अंतर्गत आते हैं। और किसी भी ध्वनि को उसके स्वर और व्यंजन कैसे, बाकी सारे जो का खा गा गा चा छा जा जा अन्य वर्णमाला है, ये दोनों मिलकर के किसी भी ध्वनि को, चाहे वो ध्वनि हमारी स्वरों पर आधारित हो और इसमें चाहे वो स्वर ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, तो स्वर और व्यंजन ये दोनों ही मिलकर के ध्वनि का निर्माण करते हैं। और वो जो ध्वनि के जो प्रतीक कहिए या चिन्ह कहिए या सिंबल्स कहिए, जो सिंबल्स हैं ए आ ई उ क ख ग घ, ये सभी मिलकर के जो ध्वनि के सिंबल्स हैं ये क्या बनाते हैं? ये शब्द बनाते हैं। इससे किस चीज का निर्माण होता है? शब्दों का निर्माण होता है। तो ये जो शब्द हैं, यही शब्द मिलकर के इन्हीं शब्दों से वाक्य बनते हैं। और ये वाक्य माध्यम बनते हैं जो आशय या जो भी सूचना हम एक अवयव से दूसरे अवयव तक पहुंचाना चाहते हैं, यही वाक्य माध्यम बन जाते हैं संचार का माध्यम ये वाक्य बनते हैं और अपने अर्थ को यहां पर प्रदर्शित करते हैं। इतनी ही बात इसके अंतर्गत है। अब इसी को एक एक करके हम देखते चलेंगे और इसी के अंतर्गत जब आगे आप देखेंगे तो प्रश्न बनेंगे। जैसे किसी भी भाषा की ध्वनिगत विशेषताएं पूछेगा तो ध्वनिगत विशेषताओं में आप यही बताएंगे कि ध्वनि यानी कि स्वर और व्यंजनों के मेल से जो ध्वनि बन रही है उसमें कोई शब्द, भाषा की विशेषताओं में हम बताएंगे किसी भी शब्द में
किसी स्वर का लोप हो जा रहा है या कोई स्वर बढ़ जा रहा है, या जो शब्दों की आगे आप पढ़ेंगे महाप्राण या अल्पप्राण ध्वनियां हैं, ये जो ध्वनियां हैं इनका किस प्रकार से रूप परिवर्तित होता है, अल्प का महाप्राण में किस प्रकार परिवर्तन है, या महाप्राण का है शब्द में किस प्रकार से, है व्यंजन में किस प्रकार उसका परिवर्तन। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम हिंदी साहित्य के जो भाषा विज्ञान वाला खंड है उसके अंतर्गत इसकी चर्चा करते हैं। तो जो भाषा विज्ञान में हमने देखा ध्वनि वाली जो चीजें हैं, तो जो ध्वनि तत्व है, भाषा विज्ञान का जो ध्वनि तत्व है, एक तरीके से देखा जाए तो ये भाषा का क्या है, मूल तत्व है। ध्वनि क्या है, ये इसका मूल तत्व है। ये एक ऐसा कारक है भाषा में जिसके बिना किसी भी भाषा की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात जो ध्वनि है इसी के आधार पर ही कोई भी भाषा अपने विकास के एक क्रम से दूसरे क्रम में प्रवेश करती है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आई। दूसरा देखते हैं, जो भाषा है देखिए, इसकी जो ध्वनि है अभी तक हमने चर्चा की इसके स्वर और व्यंजन के अंतर्गत, इसमें स्वर है और व्यंजन है, इतनी बात हुई। स्वरों में हमने देखा कि कौन कौन से हैं, लघु हैं और दीर्घ है, और व्यंजन हमने जो बाकी की अल्फाबेट है उसमें देखा, कुछ इसके संयुक्त व्यंजन है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो मेन चीज भाषा विज्ञान में देखिए इतनी बात है। आगे अगर हम इसकी चर्चा बढ़ाएं तो जो भाषा विज्ञान में जो हमारी वर्णमाला है, ड, च, ठ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ठ, ढ, ण, ठ, थ, थ, ध, न और म। देखिए ये चीज है, इतना तो आप याद कर लें। इसे जब एक बार, दो बार, तीन बार आप देखेंगे तो ये आपको याद हो जाएगी आसानी से, और फिर आपको कोई कठिनाई कहीं भी नहीं रहेगी। क्योंकि भाषा विज्ञान कि किसी भी प्रश्न को सरल करने के लिए पहले आप उसमें सहजता अनुभव करें, और जब आप सहजता अनुभव करेंगे और आपको ये चीज जब सहज हो जाएंगे तो यकीन मानिए कि आपको वो चीज बहुत ही सरल लगने लगेगी और कोई भी प्रश्न हल करने में आपको जरा भी तकलीफ नहीं होगी। यहां देखिए, जो ये वर्णमाला आप देख रहे हैं, क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ये जो पंचाक्षरी है इसको आप अच्छे से याद कर लें। अब इसी में हम डिवाइड कर लेते हैं। आगे आप एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अघोष का घोषीकरण। आपने पढ़ा भी होगा कि अघोष का घोषीकरण कैसे होता है, या आपने आगे आप जब भाषा विज्ञान को आपके प्रश्न हल आप करेंगे और उसमें कोई विशेषता का वर्णन जब आप ध्वनिगत विशेषता में करेंगे या व्याकरणिक विशेषताओं के अंदर करेंगे तो आपको समस्या ना आए। तो इसके लिए देखिए कुछ जो सिद्धांत हैं भाषा विज्ञान के, इनको आप हमेशा अपने लिए बहुत सहज और सरल कर लें ताकि कोई भी प्रश्न आपको हल करने में किसी भी प्रकार से याद करने में समस्या ना हो। ये एकदम कोई रटने वाली चीज नहीं है। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार जब आप क्लासेस को देखेंगे, आप इसके ऊपर और आगे हम क्लास बढ़ाएंगे, वो उन क्लासेस को आप कंटिन्यूअसली कर लेंगे तो भाषा विज्ञान का जो पोर्शन है एटलीस्ट ये पोर्शन तो आपके लिए बहुत सरल होगा, और आंसर लिखने की दृष्टि से इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और इतना तो आपके लिए हो जाएगा कि प्रश्न आपके सामने हो तो उत्तर आप लिखने के लिए बिल्कुल तत्पर हो जाएं। देखिए, अब इसमें एक कंसेप्ट है भाषा विज्ञान के अंदर, जो पहला कंसेप्ट है आप देखेंगे जो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, वो है अघोष से घोषीकरण। इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए ये जो का खा गा है इसमें आप इतना तो केवल याद कर लें कि जो इसकी ये वाला पोर्शन है, जो पहली ध्वनि है, पहली ध्वनि के वर्ण है ये का खा, इनको अघोष और बाकी को घोष के अंतर्गत रखा जाता है। अब इसी में जो
पहली, तीसरी और चौथी। कावण, गावण और रावण, ये अल्प प्राण की ध्वनि है, अल्प प्राण की ध्वनि, और शेष आपकी महाप्राण की ध्वनि है। बस इतनी बात आप याद कर लें तो आपको जब भी कोई भी संस्कृत का शब्द आपके सामने आएगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इस संस्कृत के मूल शब्द का अपना रूप परिवर्तित हुआ है। आसानी से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से कि घोषीकरण अघोषीकरण से किस प्रकार घोषीकरण हुआ है, अर्थात संस्कृत के किसी भी शब्द में किस प्रकार से का शब्द का खा हो गया है, या चा शब्द का छा हो गया है, या टा का ठा कैसे हो जाता है। ये जो मूल परिवर्तन संस्कृत के शब्दों में होते हैं, और संस्कृत से किस प्रकार जो मूल शब्द हैं वो पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचे और आगे अवहट में पहुंचे, वो किस प्रकार अपने मूल को परिवर्तित कर रहे हैं, इसके लिए भाषा विज्ञान में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। उन सिद्धांतों का अध्ययन आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको भाषा विज्ञान समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए, एक तो हुआ घोषीकरण, आप इस अल्फाबेट को आप अच्छे से याद कर लें ताकि आप आसानी से समझ पाएं कि ये का ख ग में जो परिवर्तन होता है, का किस प्रकार से खा में परिवर्तन हो जाता है, और किस प्रकार से टा का ठा में हो जाता है, ता किस प्रकार था हो जाता है। जैसे कि आप देखेंगे हस्त, आगे आप पढ़ेंगे जब इसकी शाब्दिक विशेषताओं में पढ़ेंगे कि किस प्रकार शब्दों ने अपना रूप बदला, तो आप देखेंगे कैसे हस्त का हाथ हो जाता है, ये था ता किस प्रकार था में बदल जाता है। या पश्चात, पश्चात तो किस प्रकार ये जो परिवर्तन है आप देखेंगे पाछा। इस प्रकार के बहुत सारे वर्ड हैं, उनको आप देखेंगे बहुत सारे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तित करते हैं। तो जो मूल सिद्धांत हैं वो 6-7 सिद्धांत हैं। उसमें आप पहला स्वरागमन, दूसरा स्वर का लोप, तीसरा यश्रुति, फिर घोषीकरण का अघोषीकरण, अघोषीकरण का घोषीकरण, महाप्राण का अल्पप्राण, अल्पप्राण का महाप्राण में परिवर्तन, और फिर महाप्राण का हा में परिवर्तन। अकारण अनानुसिकता कैसे होती है, किस प्रकार से अकारण अनुनासिक से ये नासिक हो जाते हैं शब्द। जैसे गांव, ग्राम है, वर्ड है ग्राम और बन जाता है गांव, ये चंद्रबिंदु। निरानुनासिक से नासिक, अर्थात जिसमें नाक से शब्द का उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अकारण ही भाषा का जब रूप परिवर्तित होता है तो ये शब्द किस प्रकार परिवर्तित होकर के ग्राम से गांव बन जाते हैं। या पंछी, पक्षी से पंछी, ये देख रहे हैं आप, जैसे मूल शब्द पक्षी है लेकिन किस प्रकार से ये अनुनासिकता का लेते हुए पक्षी बन जाता है, ये पक्षी। इस प्रकार जैसे गांव बदला, गांव में पक्षी बदला। तो ये जो परिवर्तन है इसके अपने सिद्धांत हैं जो भाषा विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। इन सभी सिद्धांतों को, जो इसके मूल 10-12 सिद्धांत हैं, उन पे अगर आप बेसिकली 8 से 10 सिद्धांत भी अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनको बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो फिर आपको रटने के संदर्भ में कोई आवश्यकता नहीं है, आप रटने की कोई बात वहां नहीं रहेगी। क्योंकि भाषा विज्ञान बार बार करने से आपको स्वाभाविक रूप से आपके अंदर इतना रच बस जाएगा ये विषय कि आपको ये बहुत ही सहज और सरल लगने लगेगा, बशर्ते आप इसको बार बार इसका अभ्यास करें। देखिए, बिना अभ्यास की चीजें नहीं होती। कहावत है ना कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। जो भी चीज आपको कठिन लगती है उसका सबसे आसान तरीका अभ्यास है। अभ्यास आप करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, उसको देखें, उसको समझें, और जैसे अभ्यास आप करते जाएंगे धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें सरल होती जाएंगी। ठीक है, इसको देखते हैं आगे, इसकी चर्चा बढ़ाते हैं। जो भाषा विज्ञान के सिद्धांत हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी चीजें जो आप भाषा में परिवर्तन आपने देखा, जो आज हम भाषा पढ़ते हैं, ये मूल रूप से जो हमारी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है के अंतर्गत देखी जाती है। कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा थी, संस्कृत वैदिक साहित्य वाली, उसके बाद
मध्य भारतीय आर्य भाषा और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत भी इसको अलग अलग तरीके से इसको देखा जाता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो भाषा विज्ञान में देखो, इसको देखते हैं। ये जो वर्णमाला है का, ख, ग, घ, इसको आगे देखते हैं। जो ये वर्णमाला है, इसमें इसका जो अंतर है, इसमें देखिए ये क्या है। आप देख रहे हैं कि कुछ हमारे इस प्रकार के वर्ड हैं, कंठ है। देखिए ये वर्णमाला आप ध्यान से देखें, जो पहली पंक्ति है, ये जो ध्वनियां हैं, का ध्वनि, खा ध्वनि, गा, घा, ना, ये कंठ ध्वनि के नाम से इतना आप याद कर लें केवल, और इसे समझ के याद कर लें कि जो का है वे सारी पहली पंक्ति की ध्वनियां, ये प्रथम पंक्ति की ध्वनि, जिसके अंतर्गत हम कंठ का प्रयोग करते हैं। या जब हम इस भाषा, जब इन शब्दों का हम वर्ण का जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमें अपने कंठ का प्रयोग करना पड़ता है, कंठ का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए इसी के आधार पर इसे कंठ वर्ण कहा जाता है। दूसरे है तालव्य। तालव्य देखिए, चा, छा, जा, झा और या, जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनको तालव्य के अंतर्गत रखा जाता है, दूसरी पंक्ति के वर्ण। तीसरी पंक्ति मूर्धन्य है, टा से लेकर के णा वर्ग जो है, ये वाला वर्ग, ये मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखो, जो दंत वर्ण है, ता से लेकर के था, दा, आप इसका उच्चारण करके देखिए, ता से लेकर के था, दा, धा, ना। तो जब आप अपनी, जो आप देखिए, जो जीवा है आपकी, वो दंत से आपको टच होती चलेगी, इसे दंत वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। और आगे का जो वर्ण पा से लेकर के मां का जो वर्ण है, जो पा से लेकर के जो पांचवी पंक्ति है, पा से लेकर के, ये देखिए, पा बोल के देख लीजिए आप, पा, फा, बा, भा या मा, ऐसे देखिए आप। तो जो ये पा वाली जो पंक्ति है, ये ओष्ठ है, इसका है, ये ओष्ठ वर्ण के अंतर्गत पा से लेकर के मां तक के जो वर्ण है, ये ओष्ठ वर्ण में रखे जाते हैं। बाकी नेक्स्ट है अंतस्थ है। अंतस्थ में य, र, ल और वो, ये केवल 4 ही इसके अंतर्गत आते हैं। फिर ऊष्म है। ऊष्म का मतलब होता है कि जिसमें थोड़ी सी ऊष्मा का जो है ह्रास हो। ये देखिए आगे इसी वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आप क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण भी आप देखेंगे। इसमें क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण का जो आगे सिद्धांत है, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, ये आगे आप पढ़ेंगे। जो आधा शाह है, ये शाह है या ये शाह है, ऊष्म शाह इनको कहा जाता है, ऊष्म शाह इनको कहा जाता है। इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा भाई, अब इतना तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अब इतना जब आप हिंदी साहित्य विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और उस पर आप अपनी सामग्री तैयार कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि का से लेकर के ये वर्णमाला और इतनी बातें आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहली पंक्ति कंठ है, दूसरी तालव्य है और तीसरी पंक्ति मूर्धन्य है, चौथी दंत है, और ओष्ठ पंक्ति से लेकर के बीच वाले या से लेकर के यार अलावा अंतस्थ हैं। और ये शा षटकोण, सा सड़क और हल वाले शब्द आपके ऊष्म में आते हैं। बेसिकली ये 3 की ही आवश्यकता आपको पड़ेगी आगे चल के, जब आप भाषा विज्ञान के सिद्धांत में क्षतिपूर्ति आदि वाले सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार संस्कृत के शब्दों में यदि दूसरी पंक्ति में मध्य में या अंत में कोई वर्ण हो तो वो क्या है कि क्षति होकर के उसकी, और वो आगे दीर्घीकरण में चला जाता है और नेक्स्ट आ जाता है। या जो दीर्घ लघु स्वर है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तन, लघु में परिवर्तन हो जाता है, या स्वर का उसमें लोप होकर के उसका रूप बदल जाता है। तो वो इस शा से भी काफी प्रभावित है। नेक्स्ट हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है। देखिए छ क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, गे ज्ञानी और शा, ये सारे ये जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ये 2 वर्णों से मिलकर के बने हैं। जैसे त्रा आप देखेंगे ता है और रा है, इसी प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये 2 शब्दों के 2 वर्णों के मेल से बने हैं। दूसरा है द्विगुण, 2 गुण पाए जाते हैं जैसे इनकी ध्वनि में, ये ढा नीचे ढ और ढा, ये द्विगुण है। तो बेसिकली आपको इतना ही पता रहे कि जब आप भाषा विज्ञान के अंतर्गत इस वर्णमाला को एक याद कर लें, तो जब आप उसके सिद्धांतों की चर्चा आगे हम करेंगे
तो उन सिद्धांतों में जो परिवर्तन है शब्दों, संस्कृत के मूल शब्दों का परिवर्तन बढ़ के जो दूसरे शब्द उससे विकसित हो रहे हैं, जो पाली में शब्द बने, पाली के बाद जो फिर प्राकृत में आए, फिर प्राकृत से आगे बिगड़ करके कुछ अपभ्रंश, अपहट, फिर बाद में अवहट में जो अपनी एक क्रमिक विकास या कहिए एक चरण के बाद दूसरे चरण में किस प्रकार प्रवेश हुआ उन शब्दों का, और किस प्रकार सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर देखा जाए तो जन सामान्य के आधार पर किस प्रकार उन शब्दों के रूप बदल गए, आज से वही रहा, को हम इन्हीं सब सिद्धांतों के अंतर्गत देखेंगे। तो ये मूल सिद्धांत है। भाषा विज्ञान जो पेपर है उसके जो कुछ मूल सिद्धांत है, मैं बार बार कहूंगी कि उसमें से अगर आप 8-10 सिद्धांत भी अच्छे ढंग से तैयार करके रखते हैं और आपको पता रहता है उन सिद्धांतों के अंतर्गत, तब भी आप किसी भी प्रकार से आपको भाषा विज्ञान वाले पेपर के जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं या कहिए जो शाब्दिक विशेषताएं हैं या ध्वनिगत विशेषताएं हैं, उनको कहीं भी परेशानी आपको नहीं होगी। और सारी देखिए, एक तो मेन बात क्या है कि जो विशेषता, ये जो इसकी जो सिद्धांत हैं, जो इसकी संकल्पनाएं हैं या इसके सूत्र कहिए, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं है। ये एक बार अगर आपको तैयार हो जाएगा तो फिर आप कोई भी प्रश्न करने में आसानी हो जाएगी। आप चाहे पाली से लेकर के फिर आप आधुनिक हिंदी तक भी आएंगे तो आप आसानी से चीजों को समझेंगे। इवन विसर्ग से लेकर के अनुनासिकता के जो प्रयोग हैं, इनको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। और जो खड़ी बोली हमारी जो आजकल की आम चलन की जो भाषा है, जो खड़ी बोली से विकसित होकर जिसका मानक स्थापित किया गया, जिसको मानक हिंदी कहा जाता है, जो हमारे राजकाज की भाषा है, राजकाज की भाषा का जो मानक है वो भी इन्हीं सभी सिद्धांतों से विकसित है, जो कि भाषा के सिद्धांतों के अंतर्गत हमने देखा। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो ये सिद्धांत हैं इनकी चर्चा करते हैं। जो ये सिद्धांत है इसकी चर्चा कर लेते हैं। भाषा के जो सिद्धांत है देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हाँ, एक बार में 2 बार में आपको जरूर आसान हो जाएंगे, क्योंकि भाषा वाले और जो बेसिक स्टूडेंट हैं, जो जिनका 10वीं 12वीं में जिन्होंने इस विषय को पढ़ा है या स्नातक स्तर पे जिन्होंने इसको पढ़ लिया, उनके लिए तो खैर ये बहुत आसान है। वो तो वैसे भी इस चीज से बहुत मतलब जागरूक होंगे तो उन्हें इस चीज का अंदाजा होगा। लेकिन अब मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, जब आप शासन प्रशासन के संदर्भ में कोई परीक्षा देते हैं और आप SDM डिप्टी SP आदि बनने की तैयारी करते हैं, तो आपका जो दृष्टिकोण है, मेन विषय उसका होता है कि आपसे जो मुख्य परीक्षा कराई जा रही है वो केवल विषय वस्तु की जानकारी आपको है, मात्र इतनी परीक्षा नहीं है। परीक्षा का मतलब केवल यह नहीं है कि आपको विषय वस्तु की कितनी जानकारी है और आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है, मात्र इतना ना हो। आप उस आशय से आप अपने उत्तर के लेखन की या अपने व्यक्तित्व की क्षमता को इस प्रकार से आप विकसित करें कि आप शासन प्रशासन का दृष्टिकोण आपके अंदर तुरंत ही आ जाए। किसी भी प्रश्न को आप करें, जैसे मैंने कहा था कि प्रश्न जो आते हैं, जो ज्यादा समस्या थी, मैंने अब परसों मैं एक बच्चे का आंसर देख रही थी तो मैंने उसमें देखा कि उसने जो लिख रखा था अपभ्रंश भाषा पर निबंध लिखने के लिए था, वो अपभ्रंश भाषा पर निबंध लिखे, लेकिन उस बच्चे का जो आंसर है वो पूरे तरीके से लेख था। ऐसा नहीं कि कई एक बच्चे तो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनकी तो बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण होता है। आप चूंकि अगर आपने बहुत अच्छा इस पे अभ्यास कर लिया है तो बहुत अच्छा आप लिख लेंगे कई बार। लेकिन जिनका अभ्यास नहीं है, बात उनकी कि जैसे कोई साइंस बैकग्राउंड से बच्चा आया हुआ है या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे हैं और हिंदी साहित्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये विशेष हो जाता है कि वो अपने प्रस्तुतिकरण को सही करें और लेख से, जब निबंध की बात है तो निबंध पर ही आ जाएं। लेख में और निबंध में पर्याप्त अंतर है, विषय वस्तु के आधार पर पर्याप्त अंतर है, उसके प्रस्तुतिकरण में अंतर है। जब तक आपकी स्वयं की भावनाएं, जब तक आप स्वयं अपने आप को स्वयं नहीं उसमें प्रदर्शित करेंगे, तब तक आपका उत्तर लेख ही रहेगा, निबंध तक नहीं आएगा। देखिए विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत भाषा विज्ञान की जो विशेषताएं हैं, जिसके सिद्धांत हैं, भाषा विज्ञान बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सहज है। सहज हो जाइए तो फिर सरल भी है। अब चूंकि हमने पहले से ही इसका बना के रखा है कि सहज हो जाएंगे तभी चीजें सरल होंगी। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब तक आप सहज नहीं फील करेंगे, दिमाग में से ये फितूर नहीं हटाएंगे कि कोई चीज कठिन है, तब तक वो आपके लिए कठिन है और अब वो सरल नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, यदि आप ये मान लेंगे कि कोई चीज सहज है, आप सहज हो, समझने का प्रयास करें, तो वो चीज सहज होगी। और जब सहज हो जाएगी तो वो आप सरलीकृत तरीके से आप उसको लिख पाएंगे, अपनी भाषा में शब्दों को ढाल पाएंगे और आप एक अच्छा प्रस्तुतिकरण दे पाएंगे। देखिए जिसकी विशेषताएं हैं उसमें अगर देखें
ये देखिए, बात हो रही थी स्वर और व्यंजन की। स्वर और व्यंजन ये क्या थे? ये किसी शब्द की जो ध्वनि है या जो नाद है, जो नाद है, जो ध्वनि है, उसके दो रूप बताए, एक स्वर और व्यंजन। इन्हीं स्वरों का क्या है कि किसी भी शब्द में जो शब्द है, उस शब्द में जो स्वर हैं, यदि कोई स्वर का आगमन हो जाता है या लोप हो जाता है तो यही एक उसकी विशेषता के रूप में प्रदर्शित होता है। जैसे स्वरागमन क्या है, अब आप देखिए, यही स्वरागमन है। आपने एक शब्द देखा होगा कर्म, ये संस्कृत का मूल शब्द है कर्म। यदि इसमें एक आ और आ जाए, एक स्वर जुड़ जाए यहां, तो ये शब्द क्या हो जाएगा? कर्म। बदल गया रूप। आप देखिए, ये संस्कृत का एक मूल शब्द है और अगर इसमें एक स्वर आ जाए तो ये हो गया कर्म। दूसरा देखिए, ऐसे ही शब्दों, ऐसे ही कोई भी भाषा जन सामान्य के संदर्भ में, जब कोई भाषा संस्कृत, जब जो संस्कृत है वो अभिजात्य वर्ग से उतरकर जन सामान्य तक पहुंची, या ये कहिए जो बाहरी अन्य लोग उस शब्द, उस भाषा से पूरी तरीके से भिज्ञ नहीं थे, तो उन्होंने जब इसको अपने निजी जीवन से इसको जोड़ा तो मूल रूप जो था शब्द का वो बदल गया। इतना ही आप जानिए, जो मूल रूप था वो बदल गया और अपनी सहजता के अनुकूल उन्होंने जो उच्चारण किया उसका, ऐसा तो था नहीं कि उनको सिद्धांतों का ज्ञान था, वो सिद्धांत आधार मान करके ऐसा कर रहे थे। ये वो सिद्धांत हैं जिनकी बहुलता समय और काल की दृष्टि से जिस साहित्य या लोक में प्रचुर मात्रा में देखी गई, उन्हीं को साहित्यकारों के आधार पर इसको प्रस्तुतिकरण दिया गया। ऐसा तो था नहीं कि कोई वहां था और वो ये जानता था कि भाई ये वाला नियम लेकर के सबको बोलना है तो हम उसी नियम को लागू कर दें और कर्म को कर्म शब्द में व्यंजन जोड़ करके कर्म बना दे। अगर इतना ज्ञान तो था नहीं। ये एक सिद्धांत का वो प्रतिपादित रूप है कि माना जाता है, मान के किया जाता है इस तरीके से कि कर्म में यदि व्यंजन आ जाए तो ये कर्म बन जाता है। और ये शब्द विकास संस्कृत से, संस्कृत मूल जो थी, संस्कृत मूल रूप से शब्द का अभिजात्य वर्ग से देशीकरण हुआ, या यूं कहिए जन सामान्य जो कि पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, जनमानस जो है, उसने जब इन शब्दों का प्रयोग अपने स्तर पे किया तो उच्चारण इस प्रकार से किया कि कर्म का कर्म और धर्म का धर्म हो गया। हालांकि आप पाली और प्राकृत में इसको पढ़ेंगे तो उसके विशेषताओं में पहले जो धर्म था उसमें द्वित देखा गया। पाली प्राकृत की विशेषता है द्वित। द्वित मतलब कि किसी शब्द का दो बार आना, किसी शब्द का कह रहे किसी वर्ण का दो बार, किसी ध्वनि का दो बार। जैसे धर्म का हुआ, पाली प्राकृत में आपने देखा होगा ना, इतिहास में आप पढ़ते हैं धम्म, धम्म, ये धम्म में विकसित हुआ और फिर इसका क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण हुआ और ये हो गया धर्म। यही क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण होता है इसका। तो ये द्वित है, द्वित में बना धर्म, ये स्वरागमन, ये धर्म से धम्म बना और ये धर्म बन गया। तो इसमें स्वरों का आगमन भी है, ठीक है, और क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण भी है। तो ये धर्म बना, धर्म बन गया, इसमें स्वर आ गए। और ये जो कर्म है, देखिए ये कर्म बन गया कर्म में। तो ये क्या हुआ, इसका स्वरागमन की एक इसी तरीके से भाषा की क्या हो गई, ये भाषा की एक विशेषता हो गई। तो धम अगर धर्म से धम अगर बनता है तो ये किसकी विशेषता हुई? यहाँ पे आप किसकी विशेषता बताएंगे? तो ये पाली प्राकृत की विशेषता हुई। द्वित आपको देखने को मिला, ये भी पाली प्राकृत की विशेषता हुई। और अगर इसमें स्वरागमन हो गया, धर्म से धम बना, तो ये अपभ्रंश भाषा की एक विशेषता हुई। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जो घोषीकरण देखने को मिलता है, सिद्धांत के आधार पर देखा जाए, अगर हम भाषा विज्ञान के सिद्धांत को देखें और उसमें घोषीकरण का सिद्धांत देखें, तो मैंने भी आपसे चर्चा की थी कि जो का वर्ग से लेकर के का, ख, ग, घ, अड़, चा, ठ, ज, झ, इया, ये जो वर्ग है, ये जो अघोष है, ये घोष है। इसका रूप इसमें परिवर्तित हो जाना कैसे? जैसे जो का है वो गा में परिवर्तित हो जाए। कैसे हो जाए? भक्त है, संस्कृत का मूल भक्त जो शब्द है वो भक्त है। अगर ये भक्त, यदि संस्कृत के किसी शब्द में मध्य की जो ध्वनि है वो ता है, जैसे मान लिया जो भक्त है, अगर वो गा में परिवर्तित हो जाए, का शब्द
गा में परिवर्तित हो जाए, जैसे का क्या बदल गया, गा, तो कौन सा रूप बन गया, भक्त। देख रहे हैं आप, जो भक्त है वो बदल करके क्या हो गया, का। ये मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो है ये अघोष हैं और ये घोष हैं, तो का परिवर्तित रूप। दूसरा देखिए, जो शाक है, शाक पात, आजकल आम भाषा में हम उसे क्या कहते हैं, साग बोलते हैं, शाक तो नहीं बोलते, साग बोलते हैं। तो ये साग कैसे, जो का वर्ण है यहाँ पे, इसका घोषीकरण का होकर के अघोष, अघोष वर्ण, क्या अघोष ध्वनि कहाँ बदल गई, सघोष ध्वनि में बदल गई, तो क्या कहलाया, इसका घोषीकरण हो गया। यानी कि अघोष का, आप दूसरा देखिए, कंकण है, मूल शब्द जो है संस्कृत का कंगन की बजाय वो क्या है, कंगण है। कंकण क्या हुआ, इसने अपना रूप बदला, ये का क्या बदल गया, गा में, और णा ना में बदल गया। दूसरा देखिए, लोग, हम जो शब्द सुनते हैं जो आम भाषा में हमारे यहाँ प्रचलित है, लोग, ये मूल शब्द जो है ये लोक से बना है। ये देखिए, अब इसमें का जो वर्ण है ये, इसका ये यहाँ पे फिर का बदल गया गा में, गा, ये लोक का क्या हो गया, लोग। तो ये कौन सी विशेषता है, का गा में परिवर्तन हो जाना, या चा का छा में परिवर्तन हो जाना, जैसे मैंने बताया था पश्चात, पश्चात। अब अगर ये पश्चात बदल के पाछा कहते हैं, पाछा, आपने सुना भी होगा पाछा पीछे, तो पश्चात वर्ड से पाछा बना, तो देख रहे हैं आप, चा का क्या हो गया, यहाँ छा हो गया, छा। ठीक है, तो ये है घोषीकरण का सिद्धांत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत घोषीकरण का। दूसरा देखते हैं, अल्प प्राण का महाप्राण में किस प्रकार परिवर्तन होता है। अल्प प्राण का मतलब होता है कि जब आप उच्चारण करें किसी ध्वनि का, स्वर का, और उसमें बहुत कम ऊर्जा आपको खर्च करनी पड़े, आपकी प्राण वायु जो है, जीवन क्या है, प्राण है, प्राण वायु का प्रयोग कम से कम जब आपको करना पड़े, तो उसे अल्प प्राण का शब्द कहा जाता है, अल्प प्राण ध्वनि कहा जाता है। और वही जब आपको उच्चारण करने के लिए अत्यधिक या उससे अधिक मात्रा में प्राणवायु की आवश्यकता पड़े, तो उसे महाप्राण ध्वनि कहा जाता है। देखिए, अल्प प्राण का महाप्राण में परिवर्तन कैसे होता है। मैंने एक बात आपसे वहां डिस्कस की थी कि जो ऊष्म है, ऊष्म में कौन कौन से थे, शा षटकोण और सा सड़क हा था। तो इसमें जो जब ये आधे आते हैं किसी भी वर्ड में, जैसे संस्कृत के किसी भी शब्द में के मध्य में जब ऊष्म हो, तो उसके ठीक साथ वाला या उसके बाद वाला जो वर्ड है, उसका अल्प प्राण से महाप्राणीकरण हो जाता है, यानी कि वह अल्प प्राण की ध्वनि महाप्राण की ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। देखिए, इसको जब 1 से 2 बार आप देखेंगे तो आपको चीजें अपने आप सहज और सरल हो जाएंगी। तो अल्प प्राण की जो ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, जिसमें जिस ध्वनि के उच्चारण में कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है, मुंह खोल के देख लीजिए, आप पता चलेगा, तो उसे अल्प की कहते हैं। और जिसमें थोड़ी ज्यादा की जैसे पहली का, मैंने इसमें भी आपको बताया था कि ये पहली ध्वनि, तीसरी ध्वनि और पांचवी ध्वनि, ये क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है। क ग ड़ चा जा या, ये क्या है, अल्प प्राण की ध्वनि है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो कम प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है, और उसके बाद की जो ध्वनि शेष रह जाती है 2-4, ये महाप्राण की ध्वनि है। ये महाप्राण की ध्वनि है, इनके उच्चारण के लिए अत्यधिक प्राणवायु की आवश्यकता पड़ती है। तो अल्प प्राण का महाप्राण में परिवर्तन हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भाषा विज्ञान का एक सिद्धांत है। आगे जब हम कक्षा कार्यक्रम चलाएंगे, जब, और मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार से 10-12 क्लासेस आपकी अगर भाषा विज्ञान वाले टॉपिक पे हो जाएं, तो कहीं किसी प्रकार की भाषा विज्ञान को लेकर के आपको समस्या नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार आप देखेंगे अल्प प्राण का महाप्राण, जैसे अष्ट है, एक वर्ड होता है, संस्कृत का मूल शब्द है अष्ट, अष्ट मतलब 8। तो ये कैसे हो जाता है परिवर्तन, ये देखिए, ये जो शा है, इसके ठीक पीछे क्या है, टा, इसके पीछे ठीक क्या आता है, टा। और टा को हमने देखा था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टा हमारी कौन सी ध्वनि थी। ये देखिए, टा, ठा, डा, ढा, अणा, टा है, ये कौन सी है, अल्प प्राण की ध्वनि है। तो अल्प प्राण का परिवर्तन किस में होगा, महाप्राण में होगा। तो अल्प प्राण के बाद टा का महाप्राण क्या है, ठा है। तो अष्ट से क्या हो जाएगा ये, और दीर्घीकरण हो जाएगा, शा खत्म होकर के 8। तो टा किस में परिवर्तन हुआ, मूल रूप से आप देखिए, महाप्राणीकरण जब देखेंगे तो टा का परिवर्तन होगा ठा में। जैसे शुष्क को देखिए, यहाँ पे का किस चीज में बदलेगा,
खा में, तो क्या हो जाएगा, सूखा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाप्राण ध्वनि का हा में कैसे परिवर्तन होता है। जो महाप्राण ध्वनि है उनका हा में परिवर्तन हो जाता है। तो महाप्राण कौन सी है, जैसे खा, ठीक है, घा। तो अब खा हमने देखा, खा क्या है, खा ध्वनि महाप्राण ध्वनि है, तो खा का परिवर्तन किस में हो जाएगा, हा में होता है। तो मुख, यहां देखिए मुख, मुख का परिवर्तन हम क्या बोलते हैं, मुंह। ठीक है, क्या हो जाएगा, मुंह। अब एक और देखिए, वधु, वधु, तो धा कौन सी ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है। किस चीज में परिवर्तन होगा, हा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बहु। ठीक है, और देखिए जैसे दधी, मूल शब्द क्या है, दधी, दधी, दधी। ठीक है, इसका परिवर्तन जब महाप्राण में का महाप्राण शब्द है धा, इसका परिवर्तन किस चीज में होता है, हा में हो जाता है। तो ये भाषा की एक विशेषता हुई, भाषा का ये सिद्धांत है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि अल्प प्राण का महाप्राण और जो महाप्राण है फिर उसका हा ध्वनि में किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो दधी का हो जाएगा दही, दधी का हो जाएगा दही। ठीक है, ये चीज देखिए। दूसरा हम देखते हैं कि यश्रुति, यश्रुति क्या है कि जैसे कुछ शब्द हैं जो शब्द हमारे परिवर्तन आ या में हो जाए, जैसे कृत शब्द है, कृत का परिवर्तन आप देखेंगे सिद्धांतिक रूप से, तो जो कृत है वो क्या हो जाएगा, इसमें यश्रुति का मतलब है कि संस्कृत के वे मूल शब्द जिनमें, जैसे ये किया, कृत का किया, ये श्रृंगाल है, श्रृंगाल किस में परिवर्तन होगा, या ये में या आ में, ये ध्वनि कैसे बदल जाएगी, ये में या आ में परिवर्तन होगा, तो ये हो जाएगा सियार। किस चीज में बदला, ये शियार, या। ठीक है, श्रृंगाल किस में बदला, शियार में, और कृत किया, या किया भी इसको बोलते हैं, किया। ठीक है, तो या में या आ में, या श्रुति का मतलब है कि जो या में ही सुनाई देगा। बोलने के संदर्भ में जो ये भाषा में परिवर्तन हुआ, इन शब्दों का या श्रुतिकरण हुआ, यानी कि या में या आ में ही ये ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, जैसे श्रृंगाल का शियार। अब देखें हम, काक है जैसे मान लिया, तो काक को मूल संस्कृति का शब्द क्या है, काक है, ये परिवर्तन किस में होता है, कोवा, काक का कोवा। कुछ स्वर लोप, पहले मैंने आपको बताया कि स्वर जुड़ जाए, जैसे मान लिया हमने पढ़ा कर्म, एक स्वर यहां जुड़ जाए तो क्या बना, कर्म। और अगर किसी शब्द में स्वर का लोप हो जाए, जैसे कि कोई लोप हो जाए, तो क्या बनेगा, जैसे आभीर एक वर्ड है, आभीर, अगर ये लोप हो जाए और ये बन जाए आहिर, अहीर, ये बड़ा आ, बड़ा आ क्या है, दीर्घ स्वर है। और अगर ये लघु स्वर में इसका परिवर्तन हो जाए, ए बन जाए, या ये पूरा ही समाप्त हो जाए, जैसे कि हम एक वर्ड पढ़ते हैं अरण्य, अरण्य। ठीक है, और ये बन जाए, ये बोलने में क्या आता है, सुनने में क्या आता है, रन, रन, रन क्षेत्र, वन से बना है अरण्य, लेकिन रन, तो इसमें क्या है, पूरा ही लोप हो गया शब्दों का, व्यंजन का। तो ये क्या है, स्वरालोप भी कहते हैं, स्वरालोप, स्वर आगमन या स्वर भक्ति। ठीक है, जिसमें स्वर का आगमन हो जाए, या स्वर भक्ति जिसमें स्वर जुड़ जाए, वो स्वरागमन है, स्वर भक्ति है। ठीक है, लेकिन जहां लोप हो जाए वो स्वरालोप है। ये भी सेम टू सेम, जस्ट उसके विपरीत सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, अकारण अनुनासिकता, मैंने आपको बताया था कि जैसे कोई पंछी, पक्षी, अच्छा उसमें उसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन बोलने के संदर्भ में यदि ये भाषा किसी देश काल में पक्षी बोली जाने लगे, पंछी बोली जाने लगे, या ग्राम का गांव हो जाए, तो आवश्यकता भी नहीं है, गांव भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई बिंदु लगा रहा है, कोई चंद्र बिंदु लगा रहा है, जैसे सर्प का सांप हो जाए, सांप, चंद्र बिंदु। ठीक है, ये अकारण अनानुसिकता का नियम इसको कहा जाता है, अकारण अनानुसिकता का सिद्धांत इसको भाषा सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। ये बेसिक सिद्धांत है। जो ध्वनि विपर्य तो बहुत आपको देखने को देहात के संदर्भ में मिलेगा। एक सिद्धांत होता है ध्वनि विपर्य, ध्वनि विपर्य, देखिए ये आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा गांव तेरा। ध्वनि विपर्य क्या होता है, ध्वनि विपर्य, जैसे कि मान लिया आप कोई वर्ड बोलते हैं,
इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, इसमें जैसे मान लिया आपने कोई आपने शब्द लिया और वो लिया, जैसे मान लिया आपने ले लिया मतलब, मतलब। अब इसका उच्चारण देहात में तो आज भी सामान्यतः देखने को मिलता है, ये हो जाता है मत बल, मत बल। मतलब कि विपर्य का मतलब है स्थान का परिवर्तन कर दिया, यहां से दूसरी तीसरी आ गई, देखो मत बल, इन्होंने अपना स्थान परिवर्तन कर दिया। तीसरी जो ध्वनि है वह चौथे स्थान पर, और जो चौथी ध्वनि है वो तीसरे स्थान पे आ गई। मतलब का ध्वनि विपर्य होकर के क्या हो गया, मत बल। या एक शब्द बहुत ज्यादा देखने को होता है, राजधानी है उत्तर प्रदेश की, ये देखिए लखनऊ। इसका सामान्यतः बहुत लोग उच्चारण करते हैं, और ये ध्वनि विपर्य जब हो जाता है तो ये मान लिया हो जाए लखनऊ को नखलऊ, नखलऊ। ये ध्वनि विपर्य क्या हुआ इसमें भाई, लखनऊ से नखलऊ, ये ध्वनि विपर्य हो गया। ये पहले स्थान पे आ गई और ये दूसरे स्थान पे आ गई, ठीक है। ले चला गया तीसरे स्थान पे और ने आ गया प्रथम स्थान पे। तो ये क्या हुआ, ध्वनि का स्थान बदल गया, विपर्य हो गया, यानी कि इधर से ये देखिए बदल गया ना स्थान। इसी को कहते हैं ध्वनि विपर्य हो जाना। यानी कि जैसे मतलब हमने पढ़ा, तो मतलब में ध्वनि विपर्य होकर के क्या गया, वो दूसरे स्थान पे चला गया और वो चौथे स्थान पे चला गया। तो इसमें हो गया मतलब का मत बल, मत बल। आशय वही है, शब्द का आशय वही है, केवल उसका उच्चारण और उसका लेखन बदल गया, साहित्यिक रूप से और भाषा की रूप से दृष्टि से वो बदला। तो इसको कहते हैं ध्वनि विपर्य का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप जाने और 2-3 बार आप इसको देखें करें, और 10 से 12 क्लास अगर इस पे परफेक्ट रूप से हो जाए तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और बस जाएगा आपके अंदर, कहीं इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, दीर्घीकरण देखिए इसमें क्या होता है। जैसे शब्द आप पढ़ते हैं हस्त, हस्त, ठीक है, या आप पढ़ते हैं धर्म, ठीक है, और मित्र। ये कैसे होता है, देखिए संस्कृत के किसी भी शब्द में जब ये परिवर्तन होकर के बन जाए इसका जैसे हाथ, तो क्षतिपूर्ति कैसे हुई। अब जो यहाँ पे ये सा है, ठीक है, इसकी क्षति हुई, ठीक है, तो ये अल्प प्राण से कहाँ चला गया, अपना बढ़ के ता से कहाँ गया, आ में। या धर्म है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, धर्म से बना। जैसे आपने पाली प्राकृत में इसको पढ़ेंगे धर्म का धम्म, और ये धम्म अगर परिवर्तित होकर के क्षतिपूर्ति हो जाए एक माँ की, और एक स्वर का आगमन इसमें हो जाए और ये हो जाए धाम, ठीक है। या जैसे मित्र है, तो ये बना द्वित, इसमें देखने को मिलेगा मित्त। मित्त क्या है, ये द्वित है, द्वित, द्वित मतलब कि एक ही ध्वनि का 2 बार उच्चारण, 2 बार, तो मित हुआ है। और आगे बढ़ के कालांतर में ये शब्द अपभ्रंश में कैसे बना, मित्र, मित्र, बल्कि बना मीत, मित से मीत, मित्र से मीत, पहले बना मित, द्वित हुआ। यहाँ ये द्वित है, आप देख रहे हैं ये द्वित है, ता में द्वित है ये, ठीक है। यही बल क्या क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण हुआ, ये ता समाप्त हुआ इसमें से, और ये जो छोटी की मात्रा है ये दीर्घ हुई और ये बन गया मीत। तो क्षति आपको दिखाई दे रही है, द्वित है, द्वित का लोप हुआ, द्वित का लोप हुआ, एक ता समाप्त हुआ, और जो छोटी की मात्रा है ये दीर्घीकरण इसका हुआ और ये बन गया मित्र से मीत। तो ये है क्षतिपूर्ति का दीर्घीकरण, इस नियम को कहा जाता है क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, ठीक है, क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण। अब ये सारी चीजें हैं, इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं जो कि भाषा विज्ञान के सिद्धांत के अंतर्गत आती हैं, इसकी संकल्पनाओं के अंतर्गत आती हैं। तो वो बहुत छोटी छोटी और भी बातें हैं, लेकिन बहुत ध्यान देने योग्य हैं। उन पर भी अगर चीजें हो जाएंगी तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो बेसिकली अभी जो हमने देखा
भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा विज्ञान, इस पर जो प्रश्न बनता है तो बेसिकली जो चीजें हैं आप इतनी चीजों को ध्यान दें। इसके अंतर्गत भाई ये विकास की जो यात्रा है आप इसको ध्यान दें कि भाई किस प्रकार एक चरण से दूसरे चरण में बनी एक सुदीर्घ विकास यात्रा है। विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान है, सुव्यवस्थित ज्ञान है। उसी प्रकार भाषा भी एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है। तो एक सुदीर्घ लंबी सामाजिक प्रक्रिया के माध्यम से भाषा ना ही तो अचानक से उत्पन्न हो जाती है और ना ही अचानक से वो समाप्त हो जाती है। भाषा का एक विकास होता है जो कि क्रमिक विकास है। भाषा अपने मूल रूप से क्रमिक विकास में आगे बढ़ती है, एक सामाजिक परिवेश को लेकर के क्रमिक और क्रमबद्ध एक चरण से दूसरे चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भाषा का विकास होता है। और ये भाषा अपने अंतर्गत जब विकसित होती है तो अपने पीछे कुछ नियमों का समावेश रखती है, जिन नियमों के अंतर्गत जन सामान्य अभिजात्य वर्ग से जन सामान्य वर्ग जो है अपने आप को जोड़ता चलता है और भाषा के स्तर में अपने अनुरूप कुछ उसमें बदलाव हर समय और कालखंड के आधार पर देखे जाते हैं। वही जो बदलाव हैं उन्हीं बदलावों को हम कुछ सिद्धांतों के आधार पर उसकी विवेचना करते हैं, जिन्हें भाषा के सिद्धांतों की परिकल्पना कहा जाता है, जिन्हें भाषा का सिद्धांत कहा जाता है। उन भाषा के सिद्धांतों में जो जो चीजें थी उसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा भी कुछ एक छोटी मोटी चीजें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। तो चूंकि आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट हम आगे क्लास में करेंगे। तब तक आप लोगों ने इस पर जुड़े रहे और इसको अच्छे से देखते रहें, ध्यान दें इस पर। और भाषा विज्ञान के लिए बीपीएससी में तो कम से कम आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, उसके लिए प्रयास सामग्री होगी। तो आज हम समाप्त करते हैं। आप इस क्लास से जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।